जय हिंद। स्वागत है आपका राइजिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, अब हम अपना जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसको क्या करते हैं, थोड़ा आगे ले चलते हैं। तो कल हमने क्या देखा था, कल हमने स्थलीय सीमा और उससे संबंधित जो राज्य और देश थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। लेकिन आज हमें क्या देखना है, स्थलीय सीमा हो गई है, अब हमें देखना है जलीय सीमा। तो भारत के जलीय सीमा से सटे हुए राज्य और उनके साथ कितनी लंबाई वो शेयर करते हैं तट के साथ। ठीक है, तो अब बात हम इसमें किस में करेंगे, जलीय सीमा का। देखिए, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि भारत तो आपको पता है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तीन तरफ से पानी से कहाँ से घिरा हुआ है, पूरब से घिरा हुआ है, पश्चिम से घिरा हुआ है और दक्षिण से घिरा हुआ है। पूरब, पश्चिम और दक्षिण से अगर पानी से घिरा हुआ है तो जो लैंड तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है या प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है इस वाले क्षेत्र को। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। जैसे देखिए है क्या, तो सबसे पहले समझते हैं कि पानी भरा कहाँ कहाँ है और जहाँ पर पानी भरा है उस क्षेत्र का क्या नाम है। तो अगर आप इसमें देखेंगे, सबसे पहले देखिए इधर जो पानी भरा हुआ है, इधर जो पानी भरा हुआ है, ठीक है, पहले पानी भर लेते हैं। पानी भरने के बाद देखिए एक एक चीज़ें फिर हम आपको बताते हुए चलते हैं। तो ये इतना क्षेत्र जो है वो भारत का समुद्र के अंदर, मतलब तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये पानी में क्षेत्र कैसा है, ये जो भारत का स्थल है वो कहाँ पर है, पानी के तीन तरफ से घिरा हुआ है। देखिए भारत क्या है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और पूरे विश्व में भारत देश के मामले में अगर बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। और 7वां सबसे बड़ा देश है, तो जो इसके ऊपर की सीमाएं हैं वो कैसी हैं, स्थलीय देशों के साथ लगती हैं। लेकिन जो इसके नीचे जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसकी जो सीमाएँ हैं वो जल के साथ लगती है। मतलब या तो किसी महासागर से जुड़ा होगा, या तो सागर से जुड़ा होगा, या तो खाड़ी से जुड़ा होगा। तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा, जुड़ा होगा। तो अब यहाँ पर हम जानते हैं कि भारत के जो चारों तरफ जो है, नीचे के जो तीन तरफ हैं उसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें जो है किन किन से जुड़ा हुआ है, मतलब कौन कौन से। भारत की जो नीचे जो वाला क्षेत्र है वो तीनों तरफ से अगर पानी से घिरा हुआ है तो कौन कौन से सागर से घिरा हुआ है, ठीक है, और किन किन क्षेत्रों में यहाँ पर जो है कि तटवर्तीय क्षेत्रों में जो है वो तटवर्ती सीमा है। तो देखिए यहाँ पर आपकी बात केवल राज्य की नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात राज्य व केंद्र शासित प्रदेश दोनों की जाएगी। ठीक है, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश दोनों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि भारत जो है वो किन किन क्षेत्रों में पानी से घिरा हुआ। तो देखिए सबसे दक्षिण साइड ये है ना, ये सबसे क्या है, दक्षिण है। और आपको पता है ये क्या है, ये उत्तर है। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, ये पूर्व है, और ये क्या है, ये पश्चिम है। ठीक, ये वाला नीचे वाला भाग दक्षिण है, ठीक है, और ये वाला उत्तर है, वो वाला पूर्व है, ये वाला पश्चिम। तो भारत तीन तरफ से पानी से अगर घिरा हुआ है तो इसका मतलब जो इसके तटवर्ती राज्य हैं वो भी पानी से क्या होंगे, उसके साथ सीमा बनाते होंगे। तो उन्हीं सीमाओं की लंबाई और उन राज्यों के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधा सीधा पूछ लेता है कि भारत की सबसे लंबी जलीय सीमा किस राज्य की है या किस केंद्र शासित प्रदेश की है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में तो डिफरेंस पहली बात पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर करना है। अभी आप आगे देखेंगे कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे दक्षिण में अगर हम बात करें, जो भारत है वो किससे घिरा हुआ है, हिंद महासागर से। ठीक है, ये किससे घिरा हुआ है, तो ये वाला जो सबसे दक्षिण वाला भाग है ये क्या है, हिंद महासागर। ठीक, हिंद महासागर है। और वहीं अगर बात कर लें हम, ये क्या, ये वाला क्षेत्र क्या है, तो ये है वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो ये वाला भाग क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गई, ये हिंद महासागर। अब बचा पश्चिम साइड। तो पश्चिम साइड में कौन है, पश्चिम साइड में ये अरब सागर से घिरा हुआ है। पश्चिम साइड में किससे घिरा हुआ है, अरब सागर।
ठीक है। पश्चिम साइड में किससे घिरा हुआ है? अरब सागर। अब देखिए वो क्या गया, दक्षिण साइड में हिंद महासागर, पूरब साइड में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम साइड में अरब सागर। अब तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, खाड़ी का मतलब क्या, ये तो सागर हो गया, ये महासागर हो गया, ये सागर हो गया, लेकिन खाड़ी क्या होती है? देखिए खाड़ी हमने बताया था, अगर खाड़ी की डिफिनीशन की बात करें तो जल का वह बड़ा क्षेत्र जो तीन तरफ से किससे घिरा हो? स्थल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। अब देखिए भारत, इधर भारत से इधर का जो पानी है, यहाँ जो पानी भरा हुआ है, इधर भारत से घिरा हुआ है, इधर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इधर म्यांमार, इंडोनेशिया वगैरह से घिरा हुआ है। मतलब ये वाला क्षेत्र जो है वो तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? स्थल से घिरा हुआ है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। जैसे सेम हमने द्वीप प्रायद्वीप की परिभाषा आपको बताई थी, उसमें जल का बड़ा भाग, बंगाल की खाड़ी की अगर खाड़ी की बात कर रहे हैं तो जल का बड़ा भाग जो स्थल से घिरा हो उसे खाड़ी कहते हैं तीन तरफ से। लेकिन प्रायद्वीप की अगर हम बात करें तो प्रायद्वीप की डिफिनीशन क्या होगी कि स्थल का वह बड़ा भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। तो स्थल का वह बड़ा भाग, स्थल का वह बड़ा भूभाग जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये बात अगर आपको डिफिनीशन पता है तो आपको कहीं भी आप पढ़ेंगे खाड़ी और द्वीप खोजने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब ये तो बात हो गई किसकी? हिंद महासागर की, अरब सागर की और बंगाल की खाड़ी की। लेकिन अब हम देखते हैं कि भारत के कौन कौन से जो राज्य हैं वो इस जल के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र आता है, ये वाला जो क्षेत्र है ये किस राज्य का है? ये है गुजरात, गुजरात, ठीक है। आपको पता है गुजरात में बहुत ही उद्योग धंधों की भरमार है, ठीक है, और बहुत तेज़ी से गुजरात का विकास हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहाँ से आते हैं? गुजरात से आते हैं। हमारे जो गृह मंत्री हैं वो भी कहाँ से आते हैं? गुजरात से आते हैं। तो मतलब ये क्या है? गुजराती हैं, व्यापारी हैं, है ना। तो यहाँ पर व्यापार जो है वो अपने चरम पर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि देखिए यहाँ से व्यापार करना, यहाँ से ट्रेड करना जो है वो आसान होता है, क्योंकि इसकी सीमा जल के साथ लगती है और यहाँ से आसानी से जल के रास्ते से सामान का या फिर व्यापार का आवागमन हो जाता है। वहीं दूसरी बात अगर हम करेंगे तो दूसरा जो आपका आ जाता है, ये वाला जो क्षेत्र आ जाता है, ये आ जाता है किसका? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। अगर गुजरात, ये वाला गुजरात हो गया, ये हो गया महाराष्ट्र। और यहाँ पर आपकी आ जाती है माया नगरी, जिसे क्या कहते हैं? मुंबई, सपनों का शहर, है ना। सपनों का शहर मुंबई, माया नगरी जिसे कहा जाता है। 24 आवर्स ये क्या करती रहती है? एक्टिव रहती है। मुंबई को कहा कभी ना सोने वाला शहर कहा जाता है। तो महाराष्ट्र में आ जाएगा ये मुंबई, ठीक है। मुंबई, और अगर उसके थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मस्ती का राज्य जिसे कहा जाता है गोवा, ठीक है। कभी भी टेंशन हो, दुख हो, तकलीफ़ हो, गोवा की फ़्लाइट पकड़ना, गोवा निकल जाना, आराम से बीच पर जाकर एंजॉय करना। आपने सुना होगा जिनके पास पैसे होते हैं वो क्या करते हैं? कहते हैं हम गोवा की ट्रिप पे जा रहे हैं, है ना। गोवा की ट्रिप पे जाकर क्या करते हैं? देखिए वहाँ पर क्या है कि समुद्र का किनारा है, ठीक है, सुख शांति है, वहाँ पर आराम से आदमी बैठता है, मौज मस्ती करता है। इसके बाद सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर क्या है? नेचुरली हैं, ठीक है। तो ये क्या है? गोवा। इसके बाद जो आता है वो आता है आपका यहाँ पर एक और कर्नाटक। वो कौन आ जाता है? कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है? बेंगलुरु। ये क्या आ जाएगा? कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है ना नाम से, देखिए कर्नाटक, ठीक। तो ये कर्नाटक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। अगर पूछा जाए गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, गोवा पणजी, कर्नाटक बेंगलुरु, ठीक है। तो राजधानी भी याद करते चलिए इसमें। इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र आ जाता है वो आता है केरल। नीचे वाला सबसे ये वाला क्या आ जाता है? केरल, ठीक है। तो केरल के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, ये सीमावर्ती राज्य हैं। केरल के बाद जैसे बढ़ेंगे इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र आ जाता है वो किसका आता है? तमिलनाडु। शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं TN, तमिलनाडु।
तो तमिलनाडु आ गया। तमिलनाडु का जो मुख्य शहर है वो कौन सा है? चेन्नई, ठीक है। चेन्नई कहाँ पर बसा हुआ है? तो चेन्नई यहाँ पर बसा हुआ है, ठीक है। भारत के 4 महानगर हैं। 4 महानगर हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहले मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली। ये 4 क्या हैं? भारत के सबसे बड़े प्रमुख नगर हैं। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ये वाला क्षेत्र आ जाता है किसका? आंध्र प्रदेश, ठीक। आंध्र प्रदेश भी किसके साथ सीमा बनाता है? जल के साथ सीमा बनाता है, तटीय सीमा बनाता है। आंध्र प्रदेश के बाद जैसे ही आप थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। तो भारत के इतने राज्य हैं जो क्या करते हैं? जल के साथ सीमा बनाते हैं। और वहीं जैसे थोड़ा आप जहाँ पर कोलकाता जो हमने बात की थी वहाँ की बात करेंगे तो ये वाला भाग आपका क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। तो ये भारत के तटवर्ती राज्य हैं जो क्या करते हैं? जल के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये जल के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। लेकिन ये थे क्या? ये सारे के सारे राज्य थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की। तो केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। यहाँ पर देखिए बात को समझिए, उसके नाम में ही लिखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो द्वीप की परिभाषा क्या होती है? कैसे इसको द्वीप कहा जा रहा है? इसको भारत को प्रायद्वीप कहा जा रहा है और भी पूरा इसको एशिया को महाद्वीप कहा जाता है। तो फिर वही बात, द्वीप जो होते हैं वो क्या होते हैं कि लैंड का वह छोटा छोटा भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं, और लैंड का वह बड़ा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो द्वीप समूह है यहाँ पर, मतलब अंडमान क्या है? एक तो केंद्र शासित प्रदेश है, दूसरे छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है, ठीक है, जिसको पूरा पूरा कहकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। ये है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब वहीं पर बात और करते हैं, आपका यहाँ पर एक आता है पुडुचेरी। यहाँ पर क्या आता है? पुडुचेरी। पुडुचेरी भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद और अगर यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपको पुडुचेरी। पुडुचेरी भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। बहुत बच्चों को कंफ्यूज रहता है, वो ढूंढे ही नहीं पाते हैं कि पुडुचेरी है कहाँ। पुडुचेरी भी जो है वो क्या करता है कि जल के साथ अपनी थोड़ी बहुत सीमा को क्या करता है? शेयर करता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो बात आती है वो लक्षद्वीप और दमन दीव। तो लक्षद्वीप कहाँ है और दमन दीव कहाँ है? तो देखिए ये जो है ये है क्या? दमन द्वीप। दमन द्वीप भी क्या है? ये भी छोटे छोटे द्वीपों का क्या है? एक समूह है, ठीक है। इसके बाद आता है ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप भी क्या है? तो ये यहाँ भी छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है। तो ये समुंदर के अंदर ये उभरे हुए स्थल होते हैं जो छोटे छोटे क्या होते हैं? टुकड़ों में बटे हुए होते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं और पास पास होते हैं तो उनका एक समूह बन जाता है, उसी वजह से उसको द्वीप समूह नाम दे दिया जाता है। इतनी बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। राज्य समझ में आए, तटवर्ती राज्य समझ में आए, ठीक है, जलीय सीमा समझ में आई, और ये समझ में आया कि अरब सागर यहाँ पे है, हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी, मतलब 3 तरफ से भारत जो है वो घिरा हुआ है किससे? पानी से। और वो तीनों तरफ से जो पानी से घिरा हुआ है वो हिंद महासागर और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अगर पूछा जाए कि भारत का के पूरब में क्या है, तो पूरब में बंगाल की खाड़ी। अगर पूछा जाए भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, तो भारत के पश्चिम में अरब सागर है। तो ये बात हमने एक्चुअली राज्य को जानने के लिए किया और केंद्र शासित प्रदेश को जानने की बात की। लेकिन अब फिर से शुरू करते हैं हम कि कौन से राज्य की सीमा की लंबाई कितनी है, किन किन राज्यों के सीमा
यहाँ पर बात करेंगे हम कि जो ये भारत के राज्य हैं इनकी सीमाओं की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात जो गुजरात की उठी है, तो गुजरात देख लेते हैं। गुजरात आपको दिख रहा है, गुजरात कहाँ है, गुजरात है कहाँ, ये आपको गुजरात दिख रहा है। ठीक है, तो गुजरात जो है इसकी जो लंबाई है सीमा की, इस जलीय सीमा की लंबाई जो है वो कितनी है, ये है 1214 किलोमीटर। ठीक है, 1214 किलोमीटर। देखिए गुजरात की सीमा राज्य की अगर बात करें, गुजरात भारत के राज्य गुजरात की सीमा जो है सबसे ज़्यादा जलीय सीमा बनाती है। क्यों? क्योंकि जो इसका भाग है ना वो ऐसे कटा पिटा है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा। जैसे आप कोई लाइन खींचते हो तो अगर ऐसे सीधी लाइन आप खींच दिए, ठीक है, और उसी की अपेक्षा आप कैसी लाइन खींचिए, ऐसी लाइन खींचिए, तो अब आपसे पूछा जाए कि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है या इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसकी लंबाई ज़्यादा है या फिर इसकी लंबाई ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है देखने में तो दोनों बराबर लग रही हैं, लेकिन ये क्या है, सीधी है, ये कैसी है, टेढ़ी। अगर इसको सीधा करेंगे तो इसकी लंबाई ज़्यादा होगी। तो सेम बात यही गुजरात के साथ होती है। गुजरात का जो वो तट है वो काफ़ी कटा हुआ घुमावदार है। इस वजह से क्या होता है कि गुजरात की जो जलीय सीमा है उसकी लंबाई बढ़ जाती है। अब वहीं दूसरी बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र जो देश है, महाराष्ट्र जो राज्य है वह उसकी तटीय सीमा की लंबाई है 652 किलोमीटर। कितनी? 652 किलोमीटर। महाराष्ट्र की कितनी है? 652 किलोमीटर। एग्जाम में सीधा पूछ लेता है कि महाभारत के राज्य महाराष्ट्र की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तटीय सीमा या जलीय सीमा दोनों एक ही बात हैं, उनकी लंबाई कितनी है, तो 652 किलोमीटर है। ऐसे अक्सर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें उठाकर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन यही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत के किस राज्य की जलीय सीमा या तटीय सीमा सबसे लंबी है। तो बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से अनुमान लगाकर या फिर ऐसे देख कर देते हैं और उनका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि ये कैसा कटा हुआ तट है, इसका घुमावदार तट है, इस वजह से इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। अब उसके बाद देखिए गुजरात हो गया, गुजरात के बाद क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद गोवा। तो गोवा की जो है वो कितनी है, 101 किलोमीटर। कितनी? 101 किलोमीटर। गोवा राज्य की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो 101 किलोमीटर। तो गोवा के जैसे ही आप नीचे आएंगे आपका आ जाता है कर्नाटक। ठीक है, राजधानी कहाँ, बेंगलुरु। तो कर्नाटक की जो सीमा की लंबाई है वो है 208 किलोमीटर। कितनी? 208 किलोमीटर। अब कर्नाटक के जस्ट नीचे आप जाएंगे दक्षिण साइड में, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कौन सा, केरल राज्य। तो केरल राज्य की जो लंबाई है वो है 569 किलोमीटर। 569 किलोमीटर। अब 569 किलोमीटर किसकी हो गई, तमिलनाडु केरल की हो गई। केरल के फिर बात आती है पुडुचेरी, तो ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसको भी केंद्र शासित प्रदेश में बताएंगे। इसके बाद बात आती है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की जो सीमा की लंबाई है वो कितनी है, 960 किलोमीटर। 960 किलोमीटर तमिलनाडु की है। और 2014 में आंध्र प्रदेश को दो भागों में बांट दिया गया, एक को क्या, तेलंगाना, और एक को आंध्र प्रदेश कहा गया। तो आंध्र प्रदेश जो राज्य है ये क्या करता है, जल के साथ सीमा बनाता है, लेकिन तेलंगाना जो राज्य है वो यहाँ पर है, वो जल के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है, वो चारों तरफ से भारत के स्थलीय राज्यों से घिरा हुआ है। 973 किलोमीटर बात करें अगर आंध्र प्रदेश की जलीय सीमा की लंबाई है, कितनी, 973 किलोमीटर। अब इसके बाद बात आती है उड़ीसा। देखिए उड़ीसा भी क्या है, भारत का एक राज्य है। तो उड़ीसा जो राज्य है उसकी लंबाई तटीय सीमा की है 476 किलोमीटर। 476 किलोमीटर। अब इसके बाद जो बात आती है वो आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो है वो 157 किलोमीटर जलीय सीमा बनाता है। भारत का जो राज्य है पश्चिम बंगाल 157 किलोमीटर। अभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घमसान भी मचा था, खेला होवे वाला आपने सुना होगा। ठीक है, ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में यहाँ काफ़ी तगड़ी टक्कर चली, काफ़ी अच्छा चुनाव हुआ। ठीक है, नतीजा और परिणाम चाहे जो निकला हो, लेकिन यहाँ पर जो है ममता दीदी
जो इसको मोदी जी कहते हैं कि क्या है, हमारी बहन है, उनकी बहन ने उनको क्या किया, काफ़ी अच्छी यहाँ पर टक्कर दी। तो ये क्या हो गया, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और यहाँ पर खेला हो गया 157 किलोमीटर इसकी जलीय सीमा। यहाँ पर प्रमुख नगर कौन सा है, कोलकाता। किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे। कोलकाता किस नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। सारी चीज़ें अभी आप जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलेंगे ना, सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। बस करना क्या है, आपको ये दिमाग में बिल्कुल बैठा कर मैप चलना है, एकदम ऐसे देखना है कि देखो, रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे एकदम। एक बार अगर दिमाग में आपके मैप बैठ गया तो सबसे पहले तो राज्यों की टेंशन नहीं होगी, राज्यों की याद करने की टेंशन नहीं होगी। तो एक काम तो खत्म हुआ राज्य को याद करने का। क्यों, क्योंकि दिमाग में तो बातें पहले से बैठ गई। हाँ, यहाँ पर गुजरात है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ पर गोवा है, यहाँ पर कर्नाटक है, यहाँ पर केरल है, यहाँ तमिलनाडु, यहाँ आंध्र प्रदेश, यहाँ उड़ीसा और यहाँ वेस्ट बंगाल। ठीक, बात रही याद करने वाली रही लंबाई की, तो लंबाई में आपको इतना याद करना है कि सबसे ज़्यादा जलीय सीमा जो है वो गुजरात बनाता है। कितना बनाता है, 1214 किलोमीटर की। महाराष्ट्र 652 किलोमीटर, गोवा 101 किलोमीटर, कर्नाटक 208 किलोमीटर, केरल 500 किलोमीटर, और ये जो है तमिलनाडु जो है 960 किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश जो तो 2014 में तेलंगाना से अलग हुआ, इसकी राजधानी हैदराबाद थी, 973 किलोमीटर। और इसके बाद उड़ीसा 476 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल 157 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल 157 किलोमीटर। तो ये आपको याद करके चलना है। और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी कहाँ है, भारत के पूरब साइड में है। तो ये तटवर्ती राज्य थे और उनकी सीमाओं की लंबाई। तो टोटल कितने तटवर्ती राज्य हैं, 9। कितने हैं, 9। ये राज्य की बात कर रहा है, टोटल 9 हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो टोटल 4। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश, जिसको कहते हैं यूनियन टेरिटरी। ठीक है। तो जो सबसे पहला आपका केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा वो लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की जो है वो 132 किलोमीटर, कितना, 132 किलोमीटर। साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा, लिखते चलिएगा, देखते चलिएगा। जो चीज़ें नहीं यहाँ कन्फर्म हो रही हैं, नहीं समझ में आ रहा, वो मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको बार बार आप क्या करिए, नोट करते हुए चलिए। तो 132 किलोमीटर किसकी, दमन दीव की सीमाओं की लंबाई है। ठीक है। अब पुडुचेरी की बात करें, पुडुचेरी देखिए यहाँ पर कहाँ पे है, तो पुडुचेरी की कितनी है, 47 किलोमीटर, ओनली 47 किलोमीटर। मात्र ये जल के साथ सीमा बनाता है या फिर अपना तट की सीमा बनाता है। इसके बाद जो बात आती है होती है दमन दीव। दमन दीव कितना है, ये पुडुचेरी से भी कम है, 42 किलोमीटर। ये छोटे छोटे द्वीप हैं, 1-1, 1.5 किलोमीटर के, 2-2 किलोमीटर के छोटे छोटे क्या हैं, द्वीप समूह हैं, जहाँ पर लोग जाकर क्या कर रहे हैं, बस जा रहे हैं। ठीक है। तो उसकी लंबाई कितनी है, 42 किलोमीटर। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। इसकी लंबाई है 1962 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो ये आपके जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो हो गए, और जो है ये राज्य थे वो हो गए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको समझना है। तो क्वेश्चन अगर पूछता है कि भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है, बिना कुछ सोचे समझे गुजरात मार दीजिएगा। अगर पूछता है भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा लंबी, तटीय मतलब जलीय, मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो आप गुजरात नहीं लगाएंगे, तो आप लगाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्योंकि उसने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की बात की है। अगर केवल राज्य की बात करेगा तो गुजरात, और अगर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश दोनों की बात करेगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर पूछता है कि भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे कम है, तो सबसे कम किस राज्य की है, तो 101 किलोमीटर जो है वो गोवा आप लगाएंगे। वहीं अगर पूछता है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की तटीय सीमा सबसे कम है, तो आप लगाएंगे यहाँ पर लक्षद्वीप, 42 किलोमीटर ओनली। ठीक है। हाँ,
तो इनको क्या करना है, याद करके आपको चलना है। देखिए करना तो पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा, इतना तो ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि दुनिया के सबसे बड़े जाहिल ने कहा था कि इक्स और जंग में सब जायज़ है। तो आप डिसाइड करिए आपको करना क्या है। आपको अगर जंग करनी है, मतलब क्या करना है, नौकरी पाना आज के लिए, आज के युग में, आज के समय में भारत की बात अगर मैं करूं तो किसी जंग से कम नहीं है। तो अगर आपको नौकरी पाना है तो आपको ये जंग करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें आपको कुछ भी करना पड़े, सारी चीज़ें जायज़ हैं। खाना मिले ना मिले, सोने को मिले ना मिले, कपड़ा पहनने को मिले ना मिले, कुछ भी करना पड़े, अगर नौकरी पाना है तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर नहीं नौकरी पाना है तो फिर जो पहले उसने कहा था इक्स और जंग, तो इक्स और मोहब्बत करिए, फिर उसी में भी उसमें जो करना पड़े, लैला मजनू बनकर फटीचर की तरह इधर उधर क्या करते, घूमते रहिए फटे पुराने कपड़े पहन के। तो या काम ऐसा करिए, उसमें भी काम ऐसा करके जाइए कि फिर हाँ जो है आपका जो है आपके ऊपर भी एक थीसियस बने, ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि जाके नहीं सिर्फ मोहब्बत करो पढ़ाई छोड़ दो, नहीं, पहले पढ़ाई कर लो। मोहब्बत करने के लिए तो बहुत उम्र क्या है, पड़ी है। तो पढ़ाई क्या है वो अभी का अगर कर रहे हो, तो जो बच्चे पढ़ाई एक्चुअली चाहते हैं, मुझे नौकरी पाना है, तो उनके लिए है। अगर वो चाहते हैं कि नहीं हमें इस साल सेलेक्ट होना ही होना है, तो वो ये करें, ठीक है। और देखिए इसी पे अगर हम और आगे बढ़ें तो अब बात आती है कि जो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य की, या फिर आपको दे देगा कि भारत के 5 राज्य दे देगा और उसमें से कहेगा कि इनको क्या करिए, राज्य के हिसाब से, इनकी राज्य की सीमाओं के हिसाब से इनको व्यवस्थित कीजिए। अवरोही या और आरोही क्रम आपने सुना होगा। तो देखिए सबसे बड़ी सीमा किसकी है, गुजरात, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र। ये तो हो गए राज्य। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी ले लेता है कि भारत के किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं सबसे ज़्यादा लंबी हैं, उनको क्रम में क्या करिए, व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे पहले आ जाएगा, फिर गुजरात आएगा, फिर आंध्र प्रदेश आएगा, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। तो ये बातें आपको क्या करना है, ध्यान रखकर चलना है और इसको आराम से क्या करिए, पढ़ते हुए चलिए। तो तटवर्ती राज्य हो गए, इनकी सीमाओं की लंबाई हो गई, और ठीक है, और ये सीमाओं की इनकी सारी लंबाई लिखी हुई है, आप इसको क्या करें, नोट कर लीजिए। और जो क्रम था इनके राज्यों का क्रम था ये वो हो गया। ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमा जल के साथ लगती है, तो 4। और कितने राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं जल के साथ लगती हैं, तो 9, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नोट कर लिया। अब चलिए हम देखते हैं कि जो इसमें आगे बढ़ते हैं और एक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं एक दो वो और देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो है भारत के किन किन राज्यों से या कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा ये क्या होती हैं, तो इसको हम समझते हैं। इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। हटाने के बाद जो है अब हम देखेंगे क्या कि जो कर्क रेखा है, विषुवत रेखा और मकर रेखा वो क्या होती है, और जो कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये आपका क्या बन जा रहा है, इंडिया का मैप बन जा रहा है ना। चलिए आपका मैप बन गया। ठीक, तो अब इसमें हम बात करेंगे कि भारत का कौन कौन से, भारत का जो है कर्क रेखा जो है वो भारत के, चलिए ठीक है। अब सबसे पहले अब हम इसमें बात करते हैं कि जो कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा है ये है क्या, ठीक है। तो जैसे देखिए ये क्या है,
ये पूरी की पूरी क्या है आपकी, एक अर्थ है, ये आपकी पृथ्वी है। तो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जो रेखा गुजरती है, पृथ्वी के बीचों बीच से जो इसको दो बराबर भागों में बांटती है, इसे कहते हैं 0 डिग्री रेखा। इसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री रेखा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री रेखा। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। तो इसके कितने नाम हो गए, इसके 3 नाम। इसके कितने नाम, 3 नाम। विषुवत रेखा के, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री रेखा। अब देखिए 0 डिग्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहीं से जो है पृथ्वी को दो अलग अलग भागों में बांट देती है और यहीं से इसकी डिग्री शुरू होती है। तो डिग्री क्या होती है, जैसे देखिए है क्या कि यहाँ पर ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर जाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, इधर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, 0 डिग्री रेखा। इसको विषुवत रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, तो इसको विषुवत रेखा। और भूमध्य रेखा क्योंकि भूमि मतलब पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है, इसी वजह से इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। अब इसके 23.5 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री नीचे यहाँ से एक रेखा और होकर गुजरती है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। और यहीं से 23.5 डिग्री ऊपर, कितना, 23.5 डिग्री ऊपर एक लाइन और गुजरती है, जिसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा। ठीक है, इतना बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। कर्क रेखा देखिए क्या, विषुवत रेखा ये हो गई, ठीक है, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे कौन सी, मकर रेखा। और भारत को आपको पता है कहाँ स्थित है, तो भारत जो स्थित है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो ये साइड आपकी क्या हो जाएगी, ये वाली साइड आपकी उत्तर हो जाएगी, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी। तो भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। तो मतलब भारत यहाँ पर कहीं पर स्थित है। तो अगर भारत यहाँ पर कहीं पर स्थित है तो इसका मतलब जो भारत के बीच से होकर लाइन जाएगी वो कर्क रेखा होगी या मकर रेखा होगी, कर्क रेखा होगी या मकर रेखा। तो जाहिर सी बात है वो क्या होगी, आपकी कर्क रेखा। ठीक है, तो जो ये कर्क रेखा है, ये वाली रेखा, ये कर्क रेखा, जो ये वाली रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है, तो वो भारत के ऐसे बीचों बीच से होकर गुजरती है। कहाँ से, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कर्क रेखा। ठीक, तो भारत की जो कर्क रेखा इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो इसको क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। तो इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। तो ये पूछा जाता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्य से। अब इसको हम हटा देते हैं और आपको 8 राज्य दिखाते हैं। तो जो भारत की कर्क रेखा है, जो पृथ्वी की कर्क रेखा है, वो भारत के कितने राज्यों से, तो यहाँ पर कुल 8 राज्यों से, कुल की बात कर रहा है तो केवल 8 राज्य। कौन कौन से, तो देखिए सबसे पहले नंबर पे ये कर्क रेखा है, और ये वाला भाग हमने आपको क्या बताया था, कौन सा है, कौन सा राज्य है, तो ये वाला जो है वो क्या है, गुजरात है। ये वाला कौन सा है, ये वाला आपका क्षेत्र जो है वो गुजरात है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, गुजरात। पहला क्या हो जाएगा, गुजरात। तो कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजर रही है, गुजरात से। भारत के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। जो सबसे पहला राज्य है वो गुजरात। दूसरा जो बात अगर हम करें तो ये वाला क्षेत्र आपने देखा होगा किसका था, राजस्थान। तो दूसरा क्या हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, राजस्थान हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि राजस्थान के जैसे ही आप और थोड़ा पूरब की साइड जाएंगे तो तीसरे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आ जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक, तो ये वाला क्षेत्र आपका क्या है, ये वाला क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। जैसे ही और आगे जाएंगे थोड़ा पूरब की साइड
अब इस लाइन पे आप आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात हो गया, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान हो गया, ये क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक, मध्य प्रदेश हो गया। तो मध्य प्रदेश के और आप आगे जैसे जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाता है, छत्तीसगढ़। ये वाला भाग किसका आ जाता है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, झारखंड, झारखंड। और ये वाला क्या आ जाता है, ये वाला भाग, ये आ जाता है वेस्ट बंगाल, ठीक। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप देखते जा रहे हैं कि आप जैसे इस पे आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले एंटर करेंगे तो गुजरात में जाएगी, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के देखिए आप इधर फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएगी लाइन। तो बांग्लादेश हमारा देश तो है नहीं, तो हमारा राज्य भी वहाँ नहीं होगा। तो हमारा राज्य कहाँ होगा, फिर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो राज्य है उसको कहते हैं त्रिपुरा, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा मिजोरम होगा, मिजोरम। तो कितने राज्यों से होकर गुजरी, 8 राज्य, ठीक है। तो इसको रटना नहीं है, आपको क्या करना है, बस क्या मैप उठाइए, केवल इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि हाँ गुजरात कहाँ पे है, राजस्थान कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ कहाँ पे है, झारखंड कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल कहाँ पे है, और त्रिपुरा कहाँ पे है, और मिज़ोरम कहाँ पे है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप दिमाग में याद रखेंगे तो क्या होगा कि आपके दिमाग से चीज़ें कटेंगी नहीं। तो एक बार आप देखिए इसको, देखकर और क्या करिए कि जो लाइन दिख रही है आपको, उस लाइन को आप ध्यान से देखिए किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है, ठीक है। और उन राज्यों को आप अपने दिमाग में बिल्कुल क्या करिए, बैठा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर हम चौथे नंबर पे बात करें तो चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, चौथे नंबर पे अगर हम बात करें आपका यहाँ पे, तो चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, ठीक है। अब चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा आपका, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के और आगे आप जाएंगे तो झारखंड, छत्तीसगढ़ के और आगे जाएंगे झारखंड, झारखंड के और आगे जाएंगे तो आप छठे नंबर पे क्या आ जाएगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के और आप आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, सातवें नंबर पे त्रिपुरा, त्रिपुरा के और आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिपुरा के आगे जाएंगे आप बताइए क्या हो जाएगा, मिज़ोरम, आठवें नंबर पे मिज़ोरम, ठीक है। तो आप याद कैसे करना, आपको एक बार पढ़ना है, पढ़ने के बाद चीज़ें दिमाग से निकलेगी नहीं। जैसे अगर आपको शुरू से देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, और इसके बाद आपका वेस्ट बंगाल आ जाएगा, इसके बाद त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो आपको इससे क्या करना है, याद रखना कितने, 8 राज्य हैं। 8 को ऐसे रट लीजिए कि कभी जीवन में भूले ना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम, कि कहाँ से भूलेगा, 8 ही राज्य तो हैं, इसमें याद क्या करना। आपको 10 डिजिट का नंबर जो है किसी का हो तो कोई हवा में बोल दे या किसी दूसरे कोई बता रहा हो, सुन लेते हो तो तुरंत याद हो जाता है। तो नंबर याद करने में लड़के बहुत तेज़ होते हैं, है ना। हाँ, किसी का नंबर याद करना हो तो 9993425678 वो तुरंत उनको याद हो जाएगा। और ख़ासकर अगर लड़की का नंबर तो बहुत ही जल्दी याद कर लेंगे, तुरंत एकदम। वहाँ पर दिमाग जो है वो काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उसी तरह का ये भी है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो ये है कर्क रेखा पर पड़ने वाले देश, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना। क्या देखते हैं, भारत की भूगर्भिक संरचना। तो भारत की भूगर्भिक संरचना क्या होगी, तो भारत को देखिए पढ़ने की दृष्टि से जो है वो इसके भूगर्भ की जो संरचना, मतलब जो इसके लैंड की संरचना है, स्थिति है, उसके हिसाब से अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तो अगर सबसे पहले हम भारत की भूगर्भिक संरचना की बात करें तो इसमें देखिए हमें क्या करना है, इसमें हमें सभी भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसको क्या करना है, पढ़ के चलना है, उसको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। हमको क्या करना है, भारत की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर चलना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या होगा, भारत की भूगर्भिक संरचना।
ठीक। अब देखिए भूगर्भिक संरचना की अगर हम बात करें तो आपको पता है ये साइड उत्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ठीक, यहाँ आपका श्रीलंका हो जाएगा, ये साइड क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगी, पश्चिम। ये क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो भारत को पढ़ने की दृष्टि से जो है वो कितने भागों में बांटा गया है तो हम ये आपको बता रहे हैं। तो भारत की जैसे देखते हैं, ये आपको भारत देश दिख रहा है, तो इसकी भूगर्भिक संरचना कैसी है, इसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, मतलब जंगल कहाँ पर है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर मैदान है, कौन सा तटीय क्षेत्र है, इस आधार पर इसको जो है अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको सबसे उत्तर साइड, सबसे ऊपर साइड क्या है, उत्तर साइड। सबसे उत्तर साइड में आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, सबसे उत्तर साइड यहाँ पर आपको दिखेगा हिमालय का विशाल पर्वत। तो ये आपको क्या है, हिमालयन क्षेत्र दिखेगा, है ना। ये वाला क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, हिमालयन क्षेत्र हो जाएगा। तो सबसे अगर उत्तर की बात करेंगे तो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। तो सबसे पहले क्या हो गया, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। तो पर्वतीय क्षेत्र इसको क्यों नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े ऊंचे नीचे पहाड़, पर्वतों की क्या है, श्रृंखला है। ठीक है, पर्वतों की क्या है, श्रृंखला। ऐसा नहीं कि हिमालय एक ही पर्वत, हिमालय पर्वत तो पूरा का नाम है, लेकिन उसकी अलग अलग चोटियाँ हैं, उसमें कई सारी पर्वत मालाएं हैं। माला देखिए होता क्या, जैसे आप गले में पहनने वाला माला होता है, तो क्या हुआ था, छोटे छोटे फूलों के से मिलकर क्या करता है, तैयार होता है, छोटे छोटे मोतियों से मिलकर तैयार होता है। इसी वजह से उसको क्या कहते हैं, माला कहते हैं। वैसे ये क्या है, हिमालय की जो यहाँ कई सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, वो पूरा मिलाकर एक हिमालय की पर्वत माला बनाती हैं या पर्वत श्रृंखला बनाती हैं, जिसको हिमालय नाम दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद अगर हिमालय हो गया तो हिमालय से जैसे ही आप नीचे की साइड आएंगे, हिमालय के नीचे की साइड आएंगे तो जो ये आपको ये वाला क्षेत्र मिलेगा, ठीक है, जो आपको ये वाला क्षेत्र मिलेगा, ये वाला क्षेत्र कैसा है, उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, अब उत्तर का विशाल मैदान क्यों है, क्योंकि देखिए ये आपको हरियाणा, पंजाब और जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र आपको ऐसा मिलेगा जहाँ पर आपको बहुत दूर दूर तक क्या दिखाई देंगे, मैदान। मैदान दिखाने का मतलब क्या है, समतल भूमि दिखाई देगी, जिस भूमि पर खेती की जा सकती है, जो भूमि ऊबड़ खाबड़ ना हो, प्लेन हो, उसे क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं। तो ये उत्तर का जो विशाल मैदान है, इसकी अपनी अलग विशेषता है। यहाँ पर नदियों द्वारा, हिमालय की द्वारा निकली हुई नदियाँ जब यहाँ से उपजाऊ मिट्टी को बहा कर लाती हैं तो इसी उत्तर के विशाल मैदान में बिछा देती हैं। इसी वजह से यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ के जो राज्य हैं, वहाँ की मिट्टी काफ़ी अच्छी है और वहाँ पर पैदावार जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या है कि ये नदियों का एक क्षेत्र है जहाँ पर नदियों द्वारा लाकर मिट्टी को क्या कर दिया गया है, बिछा दिया गया है और वहाँ पर उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा थी। ये उत्तर का विशाल मैदान हो गया। अब उत्तर के विशाल मैदान के बाद देखिए जो ये वाला भाग आपको दिख रहा है, जो ये वाला भाग दिख रहा है आपको, ये वाला भाग, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, ये आपका हिमालय हो गया, उत्तर का विशाल मैदान हो गया, ये हो गया ये वाला जो भाग प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया। इसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तटवर्ती मैदान। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तटवर्ती मैदान। अब तटवर्ती मैदान कितने हैं, 2 हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पूर्वी घाट और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट।
घाट क्यों कहा जाता है? देखिए नदी के किनारे आप जब जाते हो तो नदी के किनारों को क्या कहा जाता है? घाट कहा जाता है। कि उसी के तर्ज पर यहाँ भी जो है इस वाले मैदानी क्षेत्र को क्या कह दिया गया? पश्चिमी घाट कह दिया गया, क्योंकि ये पश्चिम साइड है। इसको पूर्वी घाट कह दिया गया क्योंकि ये पूरब के साइड है। तो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, उत्तर का विशाल मैदान हो गया, प्रायद्वीपीय क्षेत्र हो गया और तटवर्ती मैदान हो गए। इसके बाद जो आपका आता है वो द्वीपीय क्षेत्र आता है, जैसे यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये अंडमान हो गया, और ये यहाँ पर आपका लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप हो गया, और यहाँ पर आपका क्या हो गया? दमन द्वीप हो गया, दमन द्वीप। ठीक है, तो भारत को पढ़ने के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। कौन कौन से? उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, या सबसे ऊपर से बात करें तो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटवर्ती मैदान, और इसके बाद जो है वो आपका हो जाएगा